हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पिछले क्लास में हमने जहाँ तक बात कर लिया था उससे आगे की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन किया था और एटॉमिक मास के बारे में आपको बतलाया था कि एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि वो C12 का जो 1/12 पोर्शन होता है। हमने एक C12 का एक एटम लिया था, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और इस 12 पार्ट का ये छोटा सा जो एक पोर्शन था, इस छोटे से पीस के मास से हमने कंपेयर किया था। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लिखते हैं 16 AMU, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन इस छोटे से पीस के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है। जैसे नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को हम बोलते हैं 14 AMU, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन का एक एटम इस छोटे से पीस के कंपैरिजन में, इस छोटे से मास के कंपैरिजन में 14 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है। तो एक एटम का एटॉमिक मास इस स्मॉल पीसेस ऑफ मास, ये स्मॉल पीस, इसको हम क्या बोलते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। एक C12 एटम को आप 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो ये छोटा सा पीस आएगा, तो इसे हमने रेफरेंस बनाया था और इसी से हमने एक एटम के एटॉमिक मास को कंपैरिजन किया था। तो यहाँ तक हमने बात तो पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट में हम इसको RAM से भी डिनोट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम किसी के कंपैरिजन में एटॉमिक मास कैलकुलेट तो करेंगे एक एटम का, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर के कंपैरिजन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग कंपेयर करते हैं वो बेसिकली वो स्मॉल पीस जिससे हम लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट किए थे, रेफरेंस जिस छोटे से पीस को लिए थे, उसी के मास से हम कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा, डैट इज, आप जिस भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे उसकी एटॉमिक मास को आप ले लो नोमिनेटर में एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय उस एटम की एटॉमिक मास को आप कंपैरिजन कर दो मास 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। C12 एटम के 1/12 पार्ट के मास से कंपैरिजन कर दीजिए तो आपको उस एटम का क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको कैलकुलेट करना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास को हम डिवाइड कर देंगे 16 AMU को डिवाइड करेंगे 1/12 से, और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं 1 AMU। तो यहाँ से आ गया क्या चीज़ 16। तो एटॉमिक मास जो होता है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। आप देख सकते हो, आप इसके बारे में लिख सकते हो यूनिटलेस क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 14 AMU। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 AMU से, तो यहाँ से AMU कैंसिल, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 14। तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, नाइट्रोजन एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो अगर हम मान लो, अगर एक एटम के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए ऑक्सीजन एटम के बारे में दो बातें लिखते हैं। ऑक्सीजन एटम के बारे में अगर हम लिख रहे हैं 16 AMU और ऑक्सीजन एटम के बारे में लिख रहे हैं सिर्फ 16, तो आप देख सकते हो 16 AMU क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास को, और सिर्फ 16 जो है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप मान लीजिए सल्फर के बारे में आप लिखते हो, और सल्फर के बारे में मान लीजिए दो बातें लिख देते हैं 32 और हम लिखते हैं 32 AMU। तो जो यूनिटलेस है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो सल्फर के रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, और 32 AMU क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। आपको मैंने शुरुआत में ही एक चीज़ बतलाया था मास नंबर के बारे में
आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 ही होता है और सल्फर का मास नंबर 32 होता है। और मैंने आपको बतलाया था जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट किए थे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन के मास को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसके मास जो है ना, इलेक्ट्रॉन के मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफ़ी कम आ रहा था, काफ़ी लगभग 2000 गुना कम था, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया और एटॉमिक मास के कैलकुलेशन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिया। और मैंने आपको बतलाया था कि एक एटम का जो मास नंबर होता है न्यूमेरिकली वही उसका एटॉमिक मास भी होता है और वही रिलेटिव एटॉमिक मास भी है। अगर आप ऑक्सीजन का देखिएगा तो एटॉमिक मास 16 आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी 16 है और एटॉमिक मास भी 16 है और मास नंबर भी 16 ही होता है। तो एक एटम का जो मास नंबर है न्यूमेरिकली वही वैल्यू उसका एटॉमिक मास भी होगा और रिलेटिव एटॉमिक मास भी होगा। तो ये कहानी है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब हम बात करते हैं इससे आगे, दैट इज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। तो बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिस तरह से हम एटम के बारे में बात करते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, उसी तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो molecules is also a smallest particle of a matter, but molecules have independent existence, जिस तरह से हम एटम की बात किए थे कि एटम एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है एक्सेप्ट एटम्स ऑफ नोबल गैस। तो वो क्या करता है, एक एटम अकेले, और जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो स्टेबल नहीं होगा, तो वो किसी के साथ कंबाइंड करेगा सो डैट कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट अगर आप मॉलिक्यूल्स में अगर बात कीजिएगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ एसोसिएटेड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हम O2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम आपस में एसोसिएटेड है और दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रखा है, डेट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एक एटम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, इसके ही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो दोनों ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसने अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड नहीं रहेगा, हर मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। आप मॉलिक्यूल्स के बारे में ये भी बोल सकते हैं, अगर सिर्फ हम बात करें ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स, एटम्स विच आर या फिर हम ऐसे लिख ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स इन which atoms are held together by a chemical bond. Are known as मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम का ग्रुप होगा
वो दोनों एटम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और उसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इस हिसाब से हम लोग एटम को मॉलिक्यूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप बात कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो ये पोटेशियम के एटॉमिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म को। सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन के एटम की बात कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का जो एलिमेंटल स्टेट होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर S6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में भी। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक फॉर्म। और ये सब जो हो गया जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म। एक एलिमेंट का ये एटॉमिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट की मॉलिक्यूलर फॉर्म को। इसके अंदर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप H2O हो गया तो इसके अंदर डिफरेंट एटम्स है तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे CO2 हो गया, डिफरेंट एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। तो अब हम अगर मॉलिक्यूल्स की अगर बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर हम इसका सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूलर मास को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, एक मॉलिक्यूल्स की मास को अगर कैलकुलेट करना होता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ molecules is sum of atomic mass of all the atoms present in molecules। एक मॉलिक्यूल्स का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट रहता है आप उसके एटम का एटॉमिक मास का सम ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम H2O मॉलिक्यूल्स का अगर हम एटॉमिक मास अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले लो और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 AMU प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU। और इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 AMU। अब देखो यहाँ पे हम यूनिट यहाँ पे लगा दी हैं AMU, और AMU जो यूनिट होता है वो एटॉमिक मास का यूनिट होता है। तो चूंकि हम लोग AMU ऑलरेडी एटॉमिक मास में यूज कर चुके हैं एज ए यूनिट, तो हम यहाँ पे एक दूसरा टर्म यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे 18 AMU नहीं लिख करके हम सिर्फ लिखते हैं 18U। और 18U और AMU में कुछ फ़र्क नहीं है। 1U इक्वल टू 1 AMU और इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम विच इज इक्वल टू, अगर इस सबको हम मल्टीप्लाई करके आपको बताए हुए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो U और AMU चूँकि ऑलरेडी हमने AMU को एटॉमिक मास के यूनिट में यूज़ कर चुके हैं तो इसीलिए बस हम यहाँ पे एक दूसरा टर्म यूज़ कर रहे हैं डेट इज U। और U का मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। तो अभी के बाद से अब हम जब भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हम वहाँ पे यूनिट AMU नहीं लगा करके हम क्या यूज़ करेंगे यूनिफाइड मास। जैसे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम CO2 के बारे में, अगर CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कार्बन एटम का, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16। तो 16 इंटू 2
और ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 और यूनिट में हम क्या यूज करेंगे, यू। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम ग्लूकोज का कैलकुलेट करते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12 और 6 कार्बन आइटम है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का होता है 1, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू 6। आप इसे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा वैल्यू आपको 120 U। इन द सेम वे अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, C12H22O11, तो यहाँ पे आपको कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 इंटू 11। आप इस सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 342 और यूनिट हम क्या यूज़ करेंगे, यू। तो इस तरीके से हम लोग एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है सभी एटम के एटॉमिक मास को आप ऐड कर लीजिए और यूनिट AMU नहीं लगा करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यू यूज़ करेंगे, डेट इज़ यूनिफाइड मास। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है MgCl2.6H2O। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का 24 प्लस, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और 2 क्लोरीन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे डॉट है तो डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। हम लोग जब भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एटम दिख रहा है सारे एटम का एटॉमिक मास का सम ले लेंगे बस, चाहे यहाँ पे डॉट रहे या कुछ भी रहे, हम इसे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते हैं। तो आप या तो इंडिविजुअल एटम्स का कैलकुलेट कर लो या फिर आपको पता है कि H2O का जो हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 16 + 2 18। आप चाहो तो इसको एक साथ 18 इंटू 6 कर सकते हो और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट आ जाएगा यूनिफाइड मास यू। फिर अगर मान लीजिए अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का K4FeCN6, तो इसमें अगर आप देखोगे पोटेशियम है तो पोटेशियम 4 पोटेशियम के आइटम है तो 4 इंटू 39 एटॉमिक मास होता है पोटेशियम का। फिर आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 प्लस। फिर देखो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है तो 6 कार्बन है 6 नाइट्रोजन है साइनाइड के अंदर, तो या तो आप 12 इंटू 6 कर लो, नाइट्रोजन का 14 इंटू 6 कर लो, या कार्बन और नाइट्रोजन को एक साथ ऐड कर लो 12 + 14 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा इस हिसाब से हम लोग एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी एटम्स आपको दिख रहा है सभी एटम के एटॉमिक मास को आप ऐड कर लो, वही आपका एटॉमिक मास रह जाएगा। अब बस यूनिट हमको लगा लेना है यू। तो ये था कहानी मॉलिक्यूलर मास का, जो कि एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइंड होता है। एटॉमिक मास एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हम एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं। और अब हम बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को भी हम डिफाइन करेंगे एक मॉलिक्यूल्स के लिए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में हम इसको RMM भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम अभी आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास हमने डिस्कस किया और हमने बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 एटम के मास से कंपेयर करते हैं। उसी तरीके से अगर हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में अगर बात करें, जैसे एटम के लिए हमने बताया ना कि यूनिटलेस क्वांटिटी होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास का भी जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी। और इसमें अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम H2O के बारे में अगर बात करते हैं, H2O के लिए अगर हम यहाँ से दो बातें अगर लिखना चाहें, H2O के लिए हम लिख रहे हैं 44U
और H2O के लिए लिख रहे हैं सिर्फ 44। तो 44 U यूनिट के साथ है, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? H2O के मॉलिक्यूलर मास को। और सिर्फ 44 है, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? H2O की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को। अब चूंकि H2O एटम तो है नहीं, तो आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बोलोगे, क्योंकि ये 44 किसके लिए वैल्यू है? H2O के लिए, और H2O एक मॉलिक्यूल्स है, तो विदाउट यूनिट ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? उस मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मास को। सॉरी, ये 44 हमने लिखा है, ये CO2 के लिए होता है। अगर हम H2O के लिए अगर बात करते हैं, तो H2O के लिए आप लिख सकते हो 18U और सिर्फ 18। तो 18U रिप्रेजेंट करेगा H2O की मॉलिक्यूलर मास को, और 18 रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम H2SO4 की बात करते हैं, तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा डेट विल बी 98। आप ऐड कर सकते हो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4 64, और हाइड्रोजन का 2 आप सब ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 92। तो 92 में अगर आप U लगा दीजिए और 92 बिना यूनिट के आप लिखो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को H2SO4 के, और 98U रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर मास को। तो बस अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो आप उसमें से यूनिट को हटा दो, वही चीज़ उस मॉलिक्यूल्स के क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो अब तक के हम लोगों ने 4 चीज़ों को पढ़ चुका हूँ। मैंने एटॉमिक मास हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास पढ़ चुके हैं, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़, और अब हम बात करते हैं बेसिकली इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम भी है मोल कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं मोल के बारे में। मोल, तो देखिए मोल होता है क्या? मोल इज जस्ट अ नंबर। एक नंबर को हम लोगों ने असाइन कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं 1 मोल। अगर हम मोल के बारे में सिंपली अगर लिखना चाहें, इट इज अ नंबर एंड इट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो एक नंबर है ना 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी नंबर को हमने बोल दिया 1 मोल। अगर हम 1 मोल की अगर बात करें, तो 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं 1 दर्जन, कि भाई 1 दर्जन अगर हमारे पास पेन है, तो 1 दर्जन पेन बोलने का क्या मतलब हो गया? आप कितने पेन की बात कर रहे हैं? 12 पीस पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2 दर्जन पेन की बात करें, तो आप कितने पीस पेन की बात करोगे? 24 पीसेज ऑफ पेन की बात कीजिएगा। उसी हिसाब से अगर कभी आपको बोला जाए कि 1 मोल पेन का क्या मतलब हो गया, तो 1 मोल से, जैसे 1 दर्जन से आपको 12 समझ में आता है, उसी हिसाब से 1 मोल से आपको समझ में आना चाहिए 1 मोल पेन की बात अगर किया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस के बारे में। 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस लेंगे तो बेसिकली वो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन को रिप्रेजेंट करेगा। पेन के कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट ऑफ पेन। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 2 मोल बॉल, तो ये कितने बॉल की रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स ऑफ बॉल, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर बस से मोल जस्ट एक नंबर को बतला दिया गया है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस नंबर को हम लोग एक नाम से जानते हैं, डेट इज अवोगाड्रोस नंबर।
अवोगाड्रोज नंबर, शॉर्ट में हम इसको Na से भी डिनोट करते हैं, A फॉर अवोगाड्रोज और N फॉर नंबर। तो आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, या फिर मान लीजिए आप चाहें तो इसको Na के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 मोल बॉल की बात करें तो आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर हम सिंपली कितना लिख देते हैं 2 इंटू Na यूनिट्स ऑफ बॉल। मतलब इस पूरे डिजिट इस पूरे वैल्यूज़ के लिए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 को आप चाहो तो सिंपल Na लिख करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, यूनिट्स ऑफ बॉल। डिपेंड करता है कि आपके पास आंसर कैसा है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन अगर Na के टर्म में है तो आप Na के टर्म में कैलकुलेशन कीजिए, अगर ऑप्शन में नहीं पूरा कैलकुलेशन किया फिर तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 को। तो ये है मोल की कहानी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि मोल बस एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पीसेस किसी भी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक मोल। अगर हमारे पास ये मार्कर है और मार्कर के अगर हम इतने पीस को कलेक्ट कर लें, अगर मार्कर के 12 पीस को कलेक्ट करेंगे तो आप बोलोगे 1 दर्जन मार्कर, और मार्कर के अगर इतने पीस को कलेक्ट कर लेंगे तो आप बोलिएगा 1 मोल मार्कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोल के बाद हम बात करते हैं मोलर मास। अब देखिए, जिस तरह से हमने एटॉमिक मास के बारे में बात किया कि एटॉमिक मास एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं, मॉलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करते हैं, रिलेटिव मॉलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन मोलर मास हम किसी भी चीज़ों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मोलर मास इस पेन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, मोलर मास एक एप्पल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, एक बॉल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ों के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। आप एक एटम के लिए डिफाइन कर सकते हो, एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं एक सब्सटेंस का मोलर मास, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोलर मास का डेफिनेशन क्या होता है। मोलर मास, कुछ लोगों को मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऐसा लगता है कि सेम चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ है, हम दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। मोलर मास अलग चीज़ों को हम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास अलग कहानी है। मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, या फिर ऐसे लिखिए molar mass of a substance is defined as the mass of 1 mole of that substance। अगर आपको किसी सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो आप बेसिकली उस सब्सटेंस के 1 मोल मास की बात कर रहे हो। अगर हमको इस मार्कर का अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो इस मार्कर के 1, 2, 3, 10, 20 पीस नहीं, आप इस मार्कर के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पीस का मास को एक साथ जो भी वैल्यू आएगा वो एक इस मार्कर के क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो अगर मान लीजिए हमको मोलर मास कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करते हैं, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला हम बहुत आसानी से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर मास इक्वल टू, चूंकि मोलर मास 1 मोल मास को एक साथ रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है, इस मार्कर का मोलर मास कितना होगा, तो इस मार्कर का 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पीस के मास को, अगर इस मार्कर का मास मान लीजिए 5 ग्राम है, एक मार्कर का मास कितना 5 ग्राम, तो या मान ले 10 ग्राम है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मार्कर का मास कितना हो जाएगा, तो 10 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10, वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इस मार्कर के मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो आप उस सब्सटेंस के 1 यूनिट का मास ले लो, मास ऑफ 1 यूनिट, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, अवोगाड्रोज नंबर से। तो आपको बेसिकली 1 मोल सब्सटेंस का मास आ जाएगा, और वही 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं।
कैलकुलेट दी मोलर mass of a pen having mass of 1 unit of pen is 5 ग्राम। अगर एक पेन का मास अगर 5 ग्राम है तो इस पेन का मोलर मास कितना होगा? तो इस पेन का जो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज, तो मोलर मास का फॉर्मूला लगाइए, मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का मास कितना हो गया 5 ग्राम, इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगा, आप Na का 6.02 इंटू 10⁻23 भी यूज कर सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये जो वैल्यू आ गया, यही क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? उस पेन के मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोलर मास एक एटम क्या, फिर बात करेंगे एक मॉलिक्यूल्स के मोलर मास के बारे में। अगर हम ऑक्सीजन एटम का अगर मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेट तो एटम और मॉलिक्यूल्स का ही करना है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं और हम फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है मोलर मास का, डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज करते हैं। मोलर मास इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ 1 यूनिट इनटू अवोगाड्रोस नंबर। आप बताओ ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? अवोगाड्रोस नंबर से। यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट कीजिएगा 16 और 1 AMU का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अवोगाड्रोस नंबर का जो वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप इस पूरे वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जो पूरा वैल्यूज़ है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपको 1 ग्राम के बराबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक एटम का जो मोलर मास होगा डेट इज 16 ग्राम। तो मोलर मास जो आया है, आप देख सकते हो कि एक एटम का जो एटॉमिक मास था, जो रिलेटिव एटॉमिक मास था, न्यूमेरिकली अगर आप देख रहे हो तो मोलर मास भी उतना ही आ रहा है। तो अगर हम मान लीजिए ये तो एटम का हो गया, तो अगर मान लो हम ऑक्सीजन एटम के लिए अगर 3 बातें अगर लिखना चाहें, ऑक्सीजन एटम के लिए हम लिख देते हैं सिर्फ 16, ऑक्सीजन एटम के लिए हम बात लिख देते हैं 16 AMU, और ऑक्सीजन एटम के लिए हम लोग लिख देते हैं 16 ग्राम। एक चीज़ और बतला दें आपको, कहीं कहीं पे मोलर मास का यूनिट जो है ना ग्राम पर मोल भी यूज होता है, और सिर्फ ग्राम भी यूज होता है। ग्राम पर मोल इसलिए पर मोल लगाते हैं क्योंकि मोलर मास डिफाइंड ही हम लोग कर रहे हैं पर मोल, दैट इज मास ऑफ 1 मोल। तो आप सिर्फ ग्राम भी लिख सकते हो और ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीजन एटम के लिए अगर हम 3 बातें अगर लिख रहे हैं, सिर्फ 16 लिख रहे हैं, तो 16 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीजन के रिलेटिव एटॉमिक मास को। 16 AMU क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को। और 16 ग्राम क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीजन के मोलर मास को। इन द सेम वे अगर हम एक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल्स के लिए, तो H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम 3 बातें अगर यहाँ पे लिखना चाहें, अगर हम लिखते हैं 44U, अगर हम लिख लेते हैं 44 ग्राम पर मोल, और अगर हम लिख लेते हैं सिर्फ 44, तो 44U क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। H2O के बारे में अगर आप 3 बातें लिखिए, आप लिखो 44U 44 ग्राम पर मोल, या आप लिख लीजिए सिर्फ 44।
तो 44U क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? अब चूंकि देखो यूनिट आ गया, यूनिफाइड मास यहाँ पे, तो वो H2O के रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास। ग्राम पर मोल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? H2O के मोलर मास को। और विदाउट यूनिट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? H2O के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में दोनों में फ़र्क है। मॉलिक्यूलर मास इट इज़ जस्ट द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, दैट इज़ अगर हम बोले तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करता है, और मोलर मास उसी मॉलिक्यूल्स के एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। H2O के 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स के मास नहीं है यहाँ पे, H2O का 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। मतलब H2O के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के एक साथ जो मास का वैल्यू आ रहा है उससे हम क्या बोल रहे हैं? मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट हमने आपको बतलाया कि AMU और अवोगैड्रोस नंबर का प्रोडक्ट, तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो कि 1 AMU और जो अवोगैड्रोस नंबर होता है उसका प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 1 ग्राम। तो आप एक ये रिलेशन याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/NA इंटू ग्राम। ये आप ध्यान रखना, इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोलर मास को भी डिफाइन कर लिया। तो मोलर मास कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास, अगर एक मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आ रहा है तो बस आप यूनिट चेंज कर लो, यूनिट चेंज कर लो, यूनिट यू लगा दो, वो रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर मास को। ग्राम पर मोल लगा दीजिए, वो रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास को, और यूनिट हटा दो तो वो रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव मोलर मास को, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को। एक एटम की अगर बात करें तो अगर एटम का एटॉमिक मास मालूम है, या फिर हम कह लें अगर एटम का अगर आपको मास नंबर मालूम है, तो मास नंबर में यूनिट को हटा दो, कुछ भी नहीं लगाइए, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट अगर आप AMU लगा दो तो वो उसके मास एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, और यूनिट में अगर आप ग्राम पर मोल लगा दीजिए तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज़? उस एटम के मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। और भी 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो होता है 100U। तो 100U, और मान लीजिए हम लिख लेते हैं 100 ग्राम और सिर्फ 100। तो सिर्फ 100 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को। 100 ग्राम बोलो या 100 ग्राम पर मोल बोलो, ये रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास को। और 100U क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर मास को। अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ये मोलर मास। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको मोलर मास कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन की बात करेंगे। अलग अलग फार्मूलाज है उसके लिए, हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।